Hello friends, welcome to back my YouTube channel Education Net Aspirant for UGC Net and JRF. Today I am going to discuss about very important PYQ on research aptitude. Friends, हमारा पहला क्वेश्चन है in API style of referencing for a journal articles which of the following would come in the end. मतलब जब API स्टाइल में मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वहाँ पे जर्नल जब रेफरेंस में लिखना है कैसे लिखने पड़ेगा और लास्ट में कौन सा आएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर ये तो फर्स्ट में आएगा। टाइटल ऑफ द रिसर्च आर्टिकल ये तो 20 में आएगा। और पेज नंबर उसके बाद आएगा। उसके लास्ट में आएगा DOI। DOI मतलब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी हो सकता है। DOI और URL भी होगा। इसलिए फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर होगा। इसलिए फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है 7 एडिशन, मतलब अभी 7 एडिशन चल रहा है। और एपी स्टाइल में जब हम लोग बुक रेफरेंस में लिखना है कैसे लिखने पड़ेगा, ऑथर लास्ट नेम पहले, उसके बाद इनिशिएटिव ईयर, उसके बाद टाइटल ऑफ बुक, उसके बाद पब्लिशर। यहाँ पे एग्जांपल दिया है। एग्जांपल स्मिथ जेडी 2021 द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ABC पब्लिशर्स, ऐसे करने लिखना पड़ेगा। जब जर्नल आर्टिकल देना पड़ेगा, ऑथर लास्ट नेम, इनिशिएटिव ईयर, टाइटल ऑफ आर्टिकल मतलब वो आर्टिकल का टाइटल क्या है, उसके बाद टाइटल ऑफ जर्नल मतलब जर्नल का नाम, उसके बाद वॉल्यूम, इशू, पेज, पेज नंबर बा रेंज ऑफ पेज, उसके बाद देना पड़ेगा DOI और URL मतलब URL और DOI लास्ट में होगा। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर लास्ट में होगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। और जब हम लोग वेबसाइट रेफरेंस में लिखना है तब लिखने पड़ेगा ऑथर लास्ट नेम्स, इनिशिएटिव ईयर, मान डे भी हो सकता है, उसके साथ लिखने पड़ेगा टाइटल ऑफ वेब पेज, डॉक्यूमेंट, साइट नेम्स एंड URL, ऐसे करने करके देने पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन से गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, इन कोर्ट स्टडीज सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम ए जनरली डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर टाइम्स। फ्रेंड्स, ये सही नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है कोर्ट स्टडीज एंड ट्रेन स्टडीज बोथ आर अंडर कम अंडर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। और कोर्ट स्टडी है कि तो आप लोगों को पता है कोर्ट स्टडीज आर टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी एन अप्रोच that follows research participants over a period of times, often many years, मतलब many years भी हो सकता है। स्पेसिफिकली कोर्ट स्टडीज रिक्विट मतलब एम्प्लॉय होता है एंड फ्लो होता है पार्टिसिपेंट हो शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक such as a particular occupations or demographic similarity, मतलब सेम ग्रुप के अंडर ये होता है। तो इसलिए कोटेस्टेड सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम ए जनरली डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर टाइम, ऐसा नहीं है, इसलिए ये सही नहीं होगा। इन ट्रेन स्टडीज, इन ट्रेन स्टडीज, ट्रेंड्स मीन्स विच आर मतलब जो ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में जो हो रहा है वो होता है ट्रेंड स्टडीज, दैट मीन्स लेटेस्ट स्टडीज। इन ट्रेंड स्टडीज सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं है। ट्रेन स्टडीज और लेटेस्ट स्टडीज मीन्स विच आर दैट मीन्स गोइंग ऑन ट्रेंडिंग ऑन। तो ट्रेंडिंग जो ट्रेंडिंग में हो रहा है वहां से वो सैंपल मतलब ड्रॉन करता है, ऐसा नहीं होगा, जो प्री डिटरमाइंड नहीं होगा, इसलिए बोथ आर करेक्ट नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट both statement 1 and 2 are false. Both statement 2, okay, statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false but statement 2 is true. So friends, यहाँ पे right answer होगा 2. Both statement 1 and statement 2 are false. So 2 is the right answer. 2 is the right answer.
तो फ्रेंड्स मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन है द क्वेश्चंस ऑफ whether a measure that is devised for a concept really does reflect the concept that is supposed to be denoting related to। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब वैलिडिटी के बारे में बोला है, मतलब ऊपर से दिया कौन सा वैलिडिटी होगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता है वैलिडिटी है क्या। Validity, actual validity is the extent to what a test measure and what is claimed to measure। मतलब जो चीज के मेजरमेंट करने के लिए जो वैलिडिटी बनाए हैं वो चीज मेजरमेंट कर रहा है मतलब वैलिडिटी है, नहीं कर रहा है मतलब वैलिडिटी नहीं है। और फ्रेंड्स हम लोग को पता है इंटरनल वैलिडिटी मीन्स कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स जनरलिटी, जो मतलब बनाया है वो मतलब पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो नहीं हो रहा है। और इकोलॉजिकल वैलिडिटी और थोड़ा अलग है, इधर है होगा मेजरमेंट वैलिडिटी, मतलब जब मेजरमेंट के ऊपर जो करने के लिए बनाया था वो भी हो रहा है, मतलब मेजरमेंट सही है, इसलिए ये होगा फ्रेंड्स मेजरमेंट वैलिडिटी। दैट मीन्स द क्वेश्चंस ऑफ वेदर है measure that is devised for a concept really does reflect a concept that is supposed to be denoting related to measurement validity। That means one is the right answer होगा। तो आप लोगों को पता है इंटरनल वैलिडिटी किसको कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, एक्सटर्नल वैलिडिटी इज रिलेटेड टू जनरलिटी, मतलब जब कोई चीज बना के मतलब 1000 पॉपुलेशन के ऊपर जब अप्लाई होता है उसको कहते हैं जनरलिटी। जब जनरलिटी होगा तभी होगा एक्सटर्नल वैलिडिटी तक बना रहेगा उधर। फ्रेंड्स मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म सिमिलरिटीज ऑफ 42% refers to which of the following levels of plagiarism। मतलब प्लेगरिज्म का लेवल है 4 लेवल है, 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3। मतलब जो 10% होता है वो आता है 0 में, 10 से जो 40 तक वो आता है 2 में, 40 से 60 तक वो आता है 3 में, मतलब 2 में आएगा। और 60 से अब वो आएगा मतलब थर्ड में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है 42%, तो वो आएगा सेकेंड में आएगा, सेकेंड में आएगा, मतलब थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप लोग ध्यान से देखो। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जाम में भी लगेगा, और जब आप लोग पीएचडी में खत्म मतलब वो नेट जेआरएफ क्लियर करके जब पीएचडी में जाएंगे तभी भी ये चीज आप लोगों को जरूरत होगा। क्या है नंबर 1 लेवल 0 सिमिलरिटी अप टू 10%, माइनर सिमिलरिटीज नो पेनल्टी, यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं होता है। लेवल 1 सिमिलरिटीज above 10% to 40%, मतलब 10 to 40 इसका 20। such students shall be asked to submit a revised script within a stipulated time period not exceeding 6 month। मतलब 6 मंथ के लिए उसका मतलब क्या होगा ड्रॉप होगा, मतलब 6 मंथ के बाद फिर मतलब ये करना पड़ेगा। और लेवल 2 similarities above 40% to 60%, such students shall be debarred from submitting a revised scheme for a period of 1 year। मतलब 1 साल के लिए वो नहीं जमा कर सकते।
थर्ड नंबर है सिमिलरिटीज अबाउट 60%, सच स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशंस फॉर द प्रोग्राम्स शैल बी कैंसिल। मतलब जिसका प्लेगरिज्म 60% से अबव होगा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था 42%, मतलब कहाँ पे आएगा जो 40 टू 60% में था वहां पे आएगा, मतलब 2 नंबर लेवल पे आ जाएगा। जहां पे क्या होगा shall be debarred from submitting a revised script for a period of 1 year, मतलब 1 साल के लिए वो जमा नहीं कर सकता, वो 1 साल के बाद जमा कर सकते हैं। तो यही है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है among the following types of sampling techniques which one is also known as judgmental sampling। मतलब नीचे से 4 सैंपलिंग है, कौन सा सैंपलिंग को जजमेंटल सैंपल भी कह सकती हो। तो फ्रेंड्स एक नंबर पर दिया है क्वाटा सैंपलिंग, जो क्वाटा रहते हैं। कॉन्वीनियंस सैंपलिंग मतलब जो आप लोगों का जो सैंपलिंग होगा और सैंपलिंग को कन्वीनियंस करने पड़ेगा। क्लस्टर सैंपलिंग, क्लस्टर मीन्स स्टाटा, क्लस्टर मीन्स क्लस्टर करना। और पर्पसिव सैंपलिंग मतलब रिसर्चर पर्पस के लिए जो सैंपलिंग बनाए हैं फुलफिल करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो जाजमेंटल सैंपलिंग है वो जाजमेंटल सैंपलिंग को हम लोग पर्पसिव सैंपलिंग भी कह सकते हो, मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज पर्पसिव सैंपलिंग ऑल्सो। सो फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर होगा जाजमेंटल सैंपलिंग और पर्पसिव सैंपलिंग। फ्रेंड्स हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSCI। मतलब जो सोशल साइंस रिसर्च पब्लिकेशन होता है वहाँ पे SSCI मतलब CI में पब्लिकेशन होता है। सो SSCI का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे सोशल साइंस कंपीटिंग इंडेक्स, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, सोशल स्टैटिस्टिक कंपीटिंग इंडेक्स, साइंटिफिक स्टडीज कैलकुलेटर इंडेक्स। तो फ्रेंड्स ये होगा सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, मतलब 2 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। तो फ्रेंड्स सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स है क्या, यहाँ पे तले नीचे लिखा है द सोशल साइंसेस citation index is a bibliographic database that index citations of articles published in scholarly journals. It covers over 3400 journals across 58 social science disciplines from 1900 to the present। मतलब 19 से प्रेजेंट में चल रहा है, तब तो 19 से स्टार्ट हुआ अभी तक चल रहा है। द SSCI also contains selected item from 3500 of world leading scientific and technical journals। मतलब जो वर्ल्ड में अच्छा वाला जो 3500 वर्ल्ड जो लीडिंग साइंटिफिक टेक्निकल जर्नल है वो सब सब कुछ मतलब इसके अंदर आते हैं। इंडेक्स है, ये इंडेक्स है मतलब इसके अंदर जितना सोशल साइंस अंडर में आर्टिकल पब्लिकेशन होगा इसके अंदर वो लेके आएगा, अच्छा वाला इसके अंदर लेके आएगा, इसलिए सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स मतलब इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है which among the following is window based software tool for use for publications and managing bibliographies। मतलब नीचे से कौन सा टूल बिब्लियोग्राफिक और रिफरेंसिंग मैनेजमेंट टूल कहा जाता है। जो पब्लिकेशन होता है वो पब्लिकेशन के लिए जो पब्लिकेशन को जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है वो मैन्युस्क्रिप्ट के
लिए जो बिब्लियोग्राफिक मैनेजमेंट करने के लिए नीचे से कौन सा टूल्स यूज होता है। एक नंबर पर दिया है इन नोट, दो नंबर पर दिया है टूर्निटिन, थर्ड नंबर पर दिया है प्रेजी और फोर्थ नंबर पर दिया है जावा। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोग को पता है, जावा तो नहीं होगा, ये क्या है, ये है मोबाइल, मोबाइल मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनल सॉफ्टवेयर, प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर रहता है मोबाइल के लिए। और टूर्निटी टूर्निटी होता है, मतलब ये होता है पीडीएस, मतलब प्लगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। इसके द्वारा प्लगरिज्म चेक होता है। इन नोट के द्वारा हम लोग बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस मैनेजमेंट कर सकता है। मतलब ए मैनेजमेंट रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है इन नोट। प्रेजी भी नहीं होगा, सो इन नोट इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वन नंबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इन नोट है क्या, इन नोट्स वर्क्स with Microsoft Word and opens Office written to insert citations into documents. EndNote will format citations and bibliographies into a nominated style. Style can include footnotes and numberings. और फ्रांस प्रेजी होता क्या, मीट प्रेजी डिजाइंड a cloud-based graphic design tool that lets anyone create and share dynamic designs and data visualizations with else. Create eye-catching social medias, post, share result and interactives, uh, infographics or data about and produce engaging animated visualizations. तो फ्रेंड्स पेजी वो बिब्लियोग्राफिक और मैंने रेफरेंस मैनेजमेंट टूल नहीं होता है, तो इसलिए टूर्निटी पीडीएस होता है। पीडीएस मतलब प्लगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, इसके द्वारा प्लगरिज्म चेक होता है। इन नोट के द्वारा है यही होता है। फ्रेंड्स यहाँ से इन नोट और जो जोटेरो ऐप्स है, जोटेरो, ये मतलब जोटेरो के बारे में आप लोगों को पता होने पड़ेगा। इन नोट एंड जोटेरो को बिब्लियोग्राफिक और रेफरेंस मैनेजमेंट टूल कहे जाते हैं, मतलब इन नोट एंड जोटेरो। इसलिए फ्रेंड्स वन इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा एक नंबर क्वेश्चन है, साइंटिफिक रिसर्च इज, मतलब जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, साइंटिफिक मीन्स जो सिस्टमेटिक होता है, जो मतलब ऑब्जेक्टिविटी होता है, जो रेप्लिकेट होता है, उसके अंदर कौन कौन आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, डाटा ड्राइवन, यस डाटा ड्राइवन होता है साइंटिफिक रिसर्च में। रेप्लिकेबल, रेप्लिकेट कर सकते हो। वेरीफाइबल मतलब वेरीफाई भी कर सकते हो। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होता है, साइंटिफिक रिसर्च होता है ऑब्जेक्टिव। इसलिए फ्रेंड्स ए बी सी विल बी द राइट आंसर। A, B, C. That means data driven, replicables and verifiable. मतलब A, B, C is the right answer. One is the right answer. तो फ्रेंड्स मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ ओपन इंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। मतलब ओपन इंडेड, जो ओपन होता है, ओपन ओपन इंडेड क्वेश्चन एडवांटेज क्या है। यहाँ पे दिया है रेस्पोंडेंट कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स। मतलब यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्पोंडेंट्स कैन से एनीथिंग व्हाट एवर ही और सी थिंकिंग। सो ए है, इसलिए इस ऐसा करके मतलब जो रेस्पोंडेंट का जो क्रिएटिव मतलब थिंकिंग व क्रिएटिव कोई मतलब रेस्पोंड ने शेयर कर सकते हैं, इसलिए ये सही होगा, ये एडवांटेज है। दो नंबर में क्या दिया है, they can quickly be administered by the interviewers। मतलब ओपिनियन जो क्वेश्चन है वो कैन क्विकली एडमिनिस्टर बाय द इंटरव्यूअर। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई मतलब एडवांटेज नहीं है, इसलिए बी नहीं होगा। सी नंबर में क्या दे है, दे अलो अनयूजुअल रेस्पॉन्स टू बी डेरिव्ड। मतलब एक क्वेश्चन के लिए मतलब अनयूजुअल रेस्पॉन्स आ सकता है
रेस्पोंडेंट के तरह से, मतलब क्रिएटिव अलग अलग थिंकिंग आ सकता है रेस्पोंडेंट के से तरह से। तो इसलिए ए अच्छा है, ए नंबर भी अच्छा है, मतलब ए एंड सी इज द राइट आंसर होगा। बी नहीं होगा, बी गलत होगा, मतलब थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है स्केल, मतलब 4 स्केल यूज होता है रिसर्च में, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। यहाँ पे दिया है अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट इवॉल्व, मतलब कौन सा स्केल मतलब सबसे ज्यादा सिंपल है, उसके बाद कौन सा उसके उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा है, उसके थोड़ा ज्यादा अच्छा, उसके थोड़ा ज्यादा अच्छा, ऐसे करके बोला, मतलब अच्छा से मतलब थोड़ा अच्छा से ज्यादा अच्छा के लिए बनाने के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता है, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट स्केल होता है नॉमिनल स्केल्स, मतलब जो नाउन होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन करने के लिए जो स्केल यूज होता है उसको कहते हैं नॉमिनल स्केल। उसके बाद होगा ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, जो रैंक देने के लिए जिस स्केल को माने इसको होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनल स्केल। उसके बाद होता है इंटरवल, जो इंटरवल इंटरवल के लिए जो स्केल यूज होता है इंटरवल। उसके बाद होता है रेशियो, मतलब सबसे अच्छा, जिसका मतलब टू 0 पॉइंट होता है उसको कहते हैं रेशियो स्केल्स। इंटरवल स्केल में भी 0 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे आर्बिट्री 0 है, लेकिन रेशियो में 2 0 होता है, मतलब 0 से शुरू होता है। तो इसलिए सबसे पहले आएगा आएगा बी, मतलब नॉमिनल। उसके बाद आएगा ऑर्डिनल, बी के बाद आएगा ए। उसके बाद आएगा डी, मतलब इंटरवल आएगा। उसके बाद आएगा सी, सी मतलब फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है, given below are two statements. Statement number one, in observational research the variables are actively manipulated and environment is as controlled as possible. तो फ्रेंड्स जो स्टेटमेंट नंबर 1 पे दिया है, इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च द वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज कंट्रोल एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मतलब अच्छा प्रोडक्ट नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ओरिजिनलिटी जो होता है वो आता है। इसलिए यहाँ से कोई ऐसा नहीं बोला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं बोला, यहाँ पे ओनली ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड एंड एनवायरनमेंट इज कंट्रोल एज पॉसिबल, ये सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन जनरली आर नॉट कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी। इसलिए ये मैनिपुलेशंस एंड एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए इतना इजी काम नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 सही नहीं होगा। 2 नंबर पे है, observation research allow you to eliminate the influence of many extraneous factors. Observation research allow you to eliminate the influence of many extraneous factors. मतलब ऑब्जर्वेशन रिसर्च ने इलिमिनेट करने के लिए जो एक्सटर्नियस फैक्टर होता है उनको इलिमिनेट करने के लिए मतलब एलो करता है। तो फ्रेंड्स ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कंडक्ट होता है इन द फील्ड, मतलब इन द जनरल फील्ड, जनरल फील्ड में होता है। वहाँ पे एक्सटर्नियस वेरिएबल आ सकते हैं, कोई मतलब उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। इसलिए 1 and 2 आर नॉट करेक्ट।
यहाँ पे क्या है, both statement 1 and 2 are true, both statement 1 and statement 2 are false, so 2 is the right answer होगा, 2 is the right answer होगा। तो फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को पता चला। हाँ फ्रेंड्स, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फीचर्स ऑफ केस स्टडी मेथड। मतलब केस स्टडी मेथड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा। इट इज एप्रिसिएटिव, इट इज पार्टिकुलरिस्टिक, इट इज डेस्क्रिप्टिव, इट इज इंडक्टिव, इट इज मैकेनिकल। फ्रेंड्स ये तो पता है केस स्टडी मेथड होता है क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च होता है, क्वालिटी टाइप ऑफ रिसर्च होता है, इसलिए ये क्या होगा, क्वालिटी टाइप ऑफ रिसर्च व क्वालिटी मेथड ऑफ रिसर्च, क्वालिटी अप्रोच होता है। उसके अंदर आते हैं डेस्क्रिप्टिव केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी होगा, इट इज इंडक्टिव होगा, इंडक्टिव, इट इज पार्टिकुलरिस्टिक, मतलब पर्टिकुलर केस को स्टडी होता है। 1000 ऑफ केस, 1 2 3 500 केस को एक साथ स्टडी नहीं होता है, पर्टिकुलर केस को स्टडी होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स डी एंड बी तो होगा, डी एंड बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। और सी नंबर क्या है, इट इज डेस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ रिसर्च होता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, 2 इज द राइट आंसर होगा, 2 इज द राइट आंसर। दैट मीन्स 2 is the right answer. That means B number, it is particularistic, it is descriptive, it is inductive. So 2 is the right answer. तो फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चंस मींस नैरोइंग डाउन द एंड फोकसिंग डायरेक्टली ऑन व्हाट यू वांट टू नो। मतलब जो रिसर्च क्वेश्चन जो बनाते हैं, कोई कोई रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, कोई कोई रिसर्च में रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाता है। फ्रेंड्स रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेम काम के लिए बनाता है। तो रिसर्च जब क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब व्हाट आर वांट टू डूइंग बाय दिस योर रिसर्च, वो मतलब क्लियर हो जाता है। तो इसलिए डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चंस मींस नैरोइंग डाउन एंड फोकसिंग डायरेक्टली ऑन व्हाट यू वांट टू नो। सो ये सही होगा। In research questions does not prompt a researcher to do literate survey. A research question does not prompt a researcher to do literature survey. फ्रेंड्स जो रिसर्च क्वेश्चन या जो होता है क्वेश्चन बनाते हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का जरूरत होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डस नॉट प्रॉम्प्ट बोला, मतलब डस नॉट प्रॉम्प्ट रिसर्चर टू डू लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे का जरूरत होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है जरूरत नहीं होता है, इसलिए 2 इज नॉट करेक्ट होगा, 1 इज करेक्ट होगा। कहाँ पे दिया है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मतलब 3 इज द राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लोरटरी रिसर्च ऑन ए स्मॉल स्केल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स जो मतलब साइंटिफिक रिसर्च होता है, साइंटिफिक रिसर्च आर 3 टाइप्स, एक्सप्लोरेटरी, डेस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। मतलब जो पहला स्टेप होता है उसके कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च का पहला स्टेप होता है उसके कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मतलब जहाँ पे कोई आइडिया नहीं था, जो बिगिन पॉइंट, जहाँ पे हाइपोथेसिस मतलब बनाते हैं, जहाँ पे क्वांटिटिव एंड क्वालिटी बोथ अप्रोच यूज होता है, उसके कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मतलब
डाटा के बारे में कोई आइडिया नहीं, जब जब नहीं था, तब होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उसके बाद है थे मतलब उसके बाद आते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, मतलब जहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है और एज इट इज मतलब जहाँ पे डिस्कस होता है वो होता है डेस्क्रिप्टिव। उसके बाद होता है एक्सप्लेनाटोरी। एक्सप्लेनाटोरी दैट मीन्स कॉस्ट एंड इफेक्ट जहाँ पे रिलेशन होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑन ए स्मॉल स्केल इज कॉल्ड, वो होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, सैंपल टेस्ट। सैंपल टेस्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे कोई सैंपल टेम्पल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पे हाइपोथेसिस बना रही है। प्री टेस्ट, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कहाँ पे होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। इनफॉर्मल टेस्ट, इनफॉर्मल टेस्ट भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रेंड्स पायलट स्टडी, मतलब उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट में वहां पे जाके जो थोड़ा टेस्ट हो रहा है उसके को मतलब कहते हैं पायलट स्टडी। सो exploratory research on a small scale is called pilot study. That means third is the right answer. फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ओरिजिनल पार्टिसिपेंट इन ए लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी ड्रॉप आउट मिडवे इट इज कॉल्ड, मतलब आप लोगों को पता है व्हाट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी एंड व्हाट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। फ्रेंड्स डेवलपमेंटल स्टडीज आर टू टाइप्स, longitudinal studies and cross sectional studies. Longitudinal studies means same sample various point of time, मतलब जब सैंपल एक ही होगा लेकिन टाइम बहुत मतलब 1 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल होगा, मतलब यार वेराइटीज होगा, तब होगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। सेम सैंपल डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। और एक होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। डिफरेंस सैंपल but different samples and different point of time, that is called क्रॉस सेक्शनल, मतलब जो सेक्शन सेक्शन में भाग करके दिया है। डिफरेंट सैंपल सेम टाइम एंड सेम सैंपल डिफरेंट टाइम। जो सेम सैंपल डिफरेंट टाइम होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, और जो डिफरेंट सैंपल सेम टाइम होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेम सैंपल के ऊपर डिफरेंट टाइम में मतलब डाटा कलेक्शन करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में। जब जो सैंपल को कोई मतलब डेड हो गया, नहीं तो मिडिल में मतलब बीच में जाके छोड़ दिया डाटा देना, तो उसके क्या मतलब क्या कहते हैं। एक नंबर पे दिया है एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंसिंग, 2 नंबर पे दिया है रेस्पोंडेंट डेविएशंस, 3 नंबर पे दिया है मोर्टालिटी, 4 नंबर पे दिया है सैंपल रिडंडेंसी। तो फ्रेंड्स ये होगा मोर्टालिटी, मतलब इसके कहते हैं मोर्टालिटी, इसे कहते हैं मोर्टालिटी। तो फ्रेंड्स हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कोपस, मतलब स्कोपस का नीचे से सार से कौन सा पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता है स्कोपस क्या है, स्कोपस होता है मतलब जर्नल इंडेक्सिंग। यहाँ पे मतलब अच्छा अच्छा वाला इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल जर्नल इंडेक्सिंग होता है। जो जर्नल अच्छा होता है मतलब स्टैंडर्ड होता है वो आएगा स्कोपस के अंदर, जर्नल आएगा आर्टिकल नहीं आएगा। अच्छा वाला जर्नल स्कोपस के अंदर आएगा, इट इज स्टैंडर्ड जर्नल इंडेक्सिंग होता है स्कोपस। सो स्कोपस का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, थॉमसन्स रेउटर, स्प्रिंजर, एल्स बेहियर, एल्स सेवियर, एल सेवियर। तो फ्रेंड्स ये होगा एल सेवियर। एल सेवियर इज द पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कोपस, मतलब स्कोपस के अंदर इसका एल सेवियर बहुत
बड़ा है, पेरेंट का अंदर जाता है, तो एल्सेवियर इज द राइट आंसर, मतलब फोर्थ इज द राइट आंसर, एल्सेवियर। फ्रेंड्स मेरा 70 नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, एक्शन is used primarily to improve a given situation by a practitioner। मतलब जो एक्शन रिसर्च होता है वो प्राइमरीली कोई सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए जो यूज होता है उसके कहते हैं एक्शन रिसर्च। और एक्शन रिसर्च का एक स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, वो बार बार एग्जाम में आता है, वो होता है प्लेन एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। प्लेन एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। सो फ्रेंड्स 1 नंबर इज द राइट होगा। यस, इमीडिएट कोई सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च यूज होता है। यस, 1 इज द राइट एंड। Statement number 2, applied research is directed at exploring applicability of principles already established। मतलब जो जो मतलब जो फंडामेंटल रिसर्च ने जो प्रिंसिपल बनाया है वो प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए जो रिसर्च अप्लाई होता है उसके कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। मतलब जो बनाना चीज अप्लाई करने के लिए जो यूज होता है वही कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। सो स्टेटमेंट नंबर 2 भी राइट होगा। सो 1 एंड 2 बोथ आर राइट होगा। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज आर। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नीचे से कौन कौन होगा। सो फ्रेंड्स ए नंबर में दिया है एब्सेंस ऑफ रिसर्च बायर्स। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बायसनेस नहीं होता है। ए फ्रेंड्स सही नहीं होगा, कभी कभी बायसनेस भी हो सकता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली एब्सेंस ऑफ रिसर्च बायस नहीं कर सकती हो, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ कंडीशंस एनवायरनमेंट। मतलब फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडीशन एनवायरनमेंट में मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है एब्सेंस ऑफ कंडीशन एनवायरनमेंट। मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट रिसर्च कॉन्टैक्ट होता है। मतलब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉन्टैक्ट होता है, तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे दिया उल्टा एब्सेंस ऑफ कंडीशंस और कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो ये भी सही नहीं होगा। लेकिन सी नंबर में दिया है एविडेंस ऑफ कॉजिबिलिटी, मतलब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यस फ्रेंड, ये सही होगा। कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट। यस फ्रेंड, जो एक्सपेरिमेंटल का जो एलिमेंट होता है वो सब कुछ कंट्रोल होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन। यस, हम लोग ये दूसरा जगह रेप्लिकेट कर सकता हूँ, इसलिए फ्रेंड्स ये भी तो सही नहीं होगा, सी डी ई सही होगा। मतलब सी डी ई कहाँ पे है, फोर्थ नंबर पे है। सी डी ई ओनली राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है, द सोनोबेल सैम्पलिंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है सोनोबेल सैम्पलिंग है क्या। फ्रेंड्स सोनोबेल सैम्पलिंग होता है मतलब चेन सैम्पलिंग। जब चेन होता है, मतलब सैंपल में चेन होता है, मतलब कोई चीज को निकालने के लिए एक एक आदमी के साथ डाटा कलेक्शन करने के बाद ये आदमी दूसरा आदमी के बारे में बताता है, उसके बाद वो आदमी उसका दूसरा आदमी के बताता है, ऐसा करके करके एक चेन होता है, वो होता है सोनोबेल सैंपलिंग।
तो सोनोबेल सैंपलिंग नीचे से स्टार्ट से कहाँ पे यूज होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस, नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च मीन्स ऑटोबायोग्राफी रिसर्च होता है। कंटेंट मीन्स कंटेंट ऑफ द बुक, हिस्ट्रिकल जो पास्ट इवेंट के बारे में होता है। लेकिन इथनोग्राफिक रिसर्च, इथनो मीन्स इथनोग्राफिक रिसर्च होता है जब कोई मतलब कल्चर के ऊपर जो रिसर्च होता है, कल्चर के आदमी के ऊपर जो रिसर्च होता है उसके कहते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च। सो इथनोग्राफी रिसर्च के ऊपर सोनोबेल सैंपलिंग यूज होता है। मतलब कोई कल्चर, कोई आदमी के ऊपर, कल्चर के ऊपर जब हम लोग कोई जाति के ऊपर स्टडी होता है तब होगा सोनोबेल सैंपलिंग यूज होगा। क्योंकि वहां से वहां पे एक आदमी से डाटा कलेक्शन करने के लिए उस आदमी दूसरा आदमी आदमी को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद 2 नंबर आदमी थर्ड नंबर को आइडेंटिफाई करेगा। ऐसे करके 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 एक कल्चर के सबके डाटा कलेक्शन हो सकता है। इसलिए इथनोग्राफिक में सोनोबेल सैंपलिंग यूज होता है। मतलब इथनोग्राफिक रिसर्च में होता है। तो फ्रेंड्स हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, पॉपुलेशन सेंसस कैन बी एज एग्जांपल ऑफ। मतलब पॉपुलेशन सेंसस जो होता है हमारा इंडिया में 10 साल के बाद, वो सेंसस होता है, वो सेंसस किसका एग्जांपल होगा? हिस्टोरिकल स्टडी, कैश स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। हिस्टोरिकल स्टडी फ्रेंड्स, हिस्ट्री मीन्स जो पास्ट इवेंट है नहीं होगा। और कैश स्टडी मीन्स डीप स्टडी, ये भी नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी मीन्स कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो स्टडी होता है उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी मीन्स सेम पॉपुलेशन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है उसके कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो फ्रेंड्स सेंसस स्टडी एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। मतलब सेम पॉपुलेशन बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इस बार सेंसस किया हमारा इंडिया में मतलब 135 जो करोड़ पॉपुलेशन है। लेकिन और 10 साल के बाद वो मतलब 135 करोड़ काउंट होगा, उसके बाद और उसके साथ जोड़ेगा वो। मतलब 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसके बाद के जो नया मतलब जन्म लिया उसके काउंट नहीं करेगा, इन लोगों के लेके काउंट करेगा। इसलिए टाइम तो मतलब डिफरेंट होगा लेकिन पॉपुलेशन सेम ही होगा। सो इट इज ए एग्जांपल ऑफ longitudinal studies, that means third is the right answer। तो फ्रेंड्स यही था मेरा लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।